नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार। हार मत मानना उन लोगों को याद करके जिन्होंने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। अर्थात लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उनको न सोच के हमें हमारे काम को ध्यान रखना है और सफलता तक आगे जाना है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद प्रकरण का वो चार्ट जो आप लोगों के सिलेबस के अंतर्गत आने वाला है, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां और 9वां लेसन हम लोगों का चल रहा है। 9वें लेसन की शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने बोर्ड की पेपर स्टाइल जो इस साल आने वाली है उसको दिखाने का प्रयत्न किया है। थोड़े उसके ऊपर मैं थोड़ी पहले बात कर लूँ। 1 से 24 सवाल जो पहले शुरुआत के होंगे वो आप लोगों के होंगे। उसके अंतर्गत 5 जोड़े आएंगे, 5 विधान आएंगे सही गलत के, 5 खाली जगह आएगी और 5 एक वाक्य के सवाल जवाब आएंगे और 5 जो होंगे वो योग्य विकल्प MCQ, मतलब इस तरह से 24 अंकों के आएंगे। फिर से एक बार 1 से 5 जोड़ा, दूसरा सही गलत, तीसरा खाली जगह, चौथा एक वाक्य में जवाब दो और 5वां MCQ। उसके बाद 25वें सवाल से लेकर 36वें सवाल तक जो आएगा उसके अंतर्गत टोटल 9 सवाल आएंगे। 12 में से कोई भी 9 सवाल आप लोगों को करने रहेंगे। 18 अंकों का ये सवाल रहेगा। उसके बाद 36 नंबर से लेकर 45 नंबर तक के 3 अंकों के सवाल आएंगे, जिसके अंतर्गत कोई 9 सवाल दिए होंगे। 9 में से कोई भी 3 सवाल आपको करने, 6 सवाल आप लोगों को करने रहेंगे, अर्थात वो भी 18 अंकों का रहेगा। और उसके बाद 46 से लेकर 52 4 अंकों के सवाल आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको 6 सवाल मिलेंगे, जिसमें कोई भी आपको 5 सवाल करने रहेंगे। 6 में से 4 सवाल करने रहेगी। इस तरह की आपकी पेपर स्टाइल है। ये पेपर स्टाइल की स्क्रीनशॉट आप लोग लेके प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी काम आएगी। हमारा जो लेसन है 9वें लेसन के अंतर्गत वन और वन्य जीव संसाधन, जिसके बारे में वन्य जीव संसाधन के वर्गीकरण, प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार, मालिकी के आधार पर जंगलों के प्रकार और अलग अलग भारत के अंतर्गत जो प्राणियों के लिए, लुप्त होने वाले प्राणियों के लिए जो विभिन्न प्रकार की अब तक की योजना बनाई गई, उसमें बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, गैंडा परियोजना, उसके बाद घड़ियाल परियोजना, गिद्ध परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजना जैसे अलग अलग परियोजना का परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। अब आगे का टॉपिक इसी क्रम के अंतर्गत अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र, ये वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य के लिए तीनों बनाए जाते हैं।
चाहे वो अभयारण्य हो तो भी भले, राष्ट्रीय उद्यान हो तो भी भले, और जैव आरक्षित क्षेत्र हो तो भी भले। ये तीनों शब्द ऐसे तो एक दूसरे के समान लगते, फिर भी इन तीनों शब्दों के अंतर्गत हल्का हल्का सा अंतर पाया जाता है। उन अंतर की बात करूँ तो पेन और कागज़ उठाइएगा, मैं थोड़ी बात आप लोगों को बताता जाता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक चालू कर रहा हूँ वो अभयारण्य है। अभयारण्य का टॉपिक जहाँ तक मुझे ध्यान है आप लोग कक्षा 8वीं और 9वीं के अंतर्गत पढ़े हो, फिर भी अभयारण्य की परिभाषा मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। पेन लेके लिख लीजिएगा, काम आएगी आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत। ऐसी जगह जहाँ प्राणी स्वतंत्र होकर अपना जीवन निर्वाह कर सके। फिर से एक बार, ऐसी जगह जहाँ प्राणी स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यापन कर सके, व्यापन मतलब गुजार सके, उसे अभयारण्य कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसी जगह जहाँ प्राणी स्वतंत्र होकर अपना जीवन निर्वाह कर सके, ऐसी जगह को अभयारण्य कहते हैं। नंबर 2, आपका डॉट देखते जाइएगा। इसकी जो नियम है उसमें नियम ये है कि निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को वहाँ पर अनुमति दी जाती है। मतलब अभयारण्य में निश्चित प्रवृत्तियों में या तो निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। नंबर 3, सत्ताधारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशु, मतलब ऊपर और दोनों का मुद्दा एक ही है कि यदि आपको अभयारण्य में जाना है तो वहाँ की जो भी सत्ता पक्ष होता है या तो जो भी सरकारी संस्था होती है उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। इसकी विशेषता कि कोई भी अभयारण्य किसी निश्चित प्रजाति के लिए होता है, मतलब एक से अधिक प्राणियों को वहाँ पर इकट्ठा नहीं किया जाता। और अभयारण्य की स्थापना कौन करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा अभयारण्य की स्थापना होती है। मतलब पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा सरकार की या तो सत्ताधारी पक्ष की अनुमति लेकर आप यहाँ पर पालतू पशुओं को चराने की या तो जाने आने की छूट ले सकते हो। नंबर 3, वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए होती है। और चौथा, राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और पांचवा मुद्दा जो आप लोगों को बनाना है वो कि भारत के प्रसिद्ध अभयारण्य कौन कौन से, तो एक पेरियार केरल में आया हुआ है, लिख लीजिएगा, आपकी बुक के अंतर्गत दिया हुआ नहीं है। पेरियार केरल में आया हुआ है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, एतुर नागरम तेलंगाना के अंतर्गत आया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुर नागरम, इसके अलावा भी कोई अभयारण्य के नाम अगर आपको आते हैं तो उसका मुद्दा भी आप लोग लिख सकते हो। और आपको और मुद्दा लिखना हो तो लिख लीजिएगा। 2 मुद्दे और लिखवा रहा हूँ कि पूरे भारत में 531 जितने अभयारण्य आए हुए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बाजू वाले पेज पर 73 नंबर पेज पर दिए है कि भारत में अभयारण्यों की संख्या 531 है। और आगे का मुद्दा, गुजरात में उसकी संख्या 23 है। इस तरह से 7 मुद्दों के अंतर्गत आप अभयारण्य का मुद्दा लिख सकते हो। इस मुद्दे के बाद कौन सा अभयारण्य, कौन सा आरक्षित क्षेत्र और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से विभाग में है, नक्शा पूर्ति के लिए आप लोगों को ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोगों की किताब में 72 नंबर पेज पर नक्शा दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत फिलअप करके किस प्रकार का सिंबल आपको नक्शा पूर्ति के अंतर्गत करना है उनकी जानकारी भी दी है। थोड़ा गौर से उनको देखने का प्रयत्न कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें हमें किस प्रकार से नक्शा पूर्ति करनी है। उसी क्रम में आगे का दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा यदि आपको लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि मनोरंजन के साथ साथ जहाँ पर प्रकृति की भी सुरक्षा की जाती हो, ऐसे स्थान को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पुनः एक बार, मनोरंजन के साथ साथ जहाँ पर प्रकृति की भी सुरक्षा की जाती हो, ऐसे स्थान को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। परिभाषा हुई। नंबर 2, अभयारण्य की तुलना में ये अधिक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। नंबर 3, इसमें एक से अधिक पारिस्थिति मतलब एक से अधिक व्यवस्था होती है। एक तो मनोरंजन भी होता है
और प्रकृति की भी सुरक्षा की जाती है, मतलब एक से अधिक परिस्थिति तंत्र का इसमें समावेश होता है। नंबर नेक्स्ट, पालतू पशुओं को चराने पर यहाँ पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। लिख लीजिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। नंबर नेक्स्ट, अभ्यारण्य की तरह किसी विशेष प्रजाति पर यह केंद्रित नहीं होता। अगर अंतर लिखते हो तो कि अभ्यारण्य किसी एक प्रजाति के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान किसी निश्चित प्रजाति के लिए केंद्रित नहीं होता। नेक्स्ट, अभ्यारण्य की स्थापना कौन करता था, तो कि राज्य सरकार, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती है। और भारत में आए हुए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर मैं करूं तो काजीरंगा, कार्बेट, वेलावदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचीगाम वगैरह वगैरह वगैरह। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करूं तो पूरे विश्व में एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जामनगर के अंतर्गत आया हुआ है। टिक मार्क करना हो तो कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोगों को जैव आरक्षित क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान का मुद्दा भी सरलता से पूरा करना है। अंत तक के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी हो या तो जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।